एप्टीट्यूड में आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5, दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी को फेडरल बोर्ड में या पंजाब बोर्ड में थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। पीएमसी सिलेबस के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल एनर्जेटिक्स के नाम से उसको लिखा गया है। हमारे बुक में फर्स्ट ईयर की होता है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको थर्मोकेमिस्ट्री भी कह सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये चैप्टर वन शॉट में 1.5 घंटा हमारे पास है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। वन शॉट से मुराद एक लेक्चर में, ठीक है। आसान सा चैप्टर है, फर्स्ट टाइम में भी इजी था। चैप्टर 5 चैप्टर 8 दोनों सिंगल लेक्चर के होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं इसके अंदर हम, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर या केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स किससे कहते हैं? 2 वर्ड से निकला थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन। तो वो प्रोसेस जिसमें थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज एक्चुअली द फील्ड ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केमिस्ट्री की फील्ड नहीं है, ये फिजिक्स की फील्ड है। और जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की फील्ड है। अब थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिक फ़र्क क्या है? थर्मोडायनेमिक्स डील करती है द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जबकि थर्मोकेमिस्ट्री डील करती है कन्वर्जन बिटवीन हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी से क्या ताल्लुक़ है? थर्मोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में पढ़ते हैं कि थर्मल एनर्जी का हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी से क्या ताल्लुक़ है। जब आप माचिस को जलाते हैं तो ये थर्मोकेमिस्ट्री, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि जब बाइक या फिर आप कार जब ड्राइव करते हैं तो क्या होता है कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसमें फ्यूल जाता है, फ्यूल जलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से बाइक का जो सिलेंडर है वो सिलेंडर के अंदर वॉल्व मूव कर रहा होता है और वॉल्व के मूव करने से पहिया घूम रहा होता है। दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस इज एन इंटरनल कंबशन इंजन वेयर द गैसोलीन बर्न्स इनसाइड योर बाइक या इनसाइड द इंजन ऑफ योर कार। तो थर्मोकेमिस्ट्री डील करता है कन्वर्जन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, जबकि थर्मोडायनेमिक्स डील करता है कन्वर्जन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। सही है? तो मसला यहाँ तक। तो इस चैप्टर के अंदर दोनों ही पढ़ना पड़ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रहे होते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मसला यहाँ पे क्लियर है, डेफिनेशन थी जैसी। तो थर्मोकेमिस्ट्री से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट एनर्जी के साथ साथ मटेरियल चेंज आ रहा होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें मटेरियल चेंज हो रहा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होंगे? जिसमें मटेरियल तो चेंज हो रहा हो, उसके साथ साथ हीट एनर्जी के अंदर भी चेंजिंग आ रही होती है। मतलब हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही होती है या तो रिलीज हो रही होती है। दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन अब सब बच्चे जानते हैं क्लास में, भले आप पढ़ने वाले हो नहीं पढ़ने वाले हो, आपको ये पता है कि एंडोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक होता है। 9 से रट्टा मार ही लिया होता है, कहीं ना कहीं कान में आवाज़ पड़ी गई होती है टीचर की, क्या 2 तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तमाम बच्चे जानते हैं एंडोथर्मिक का मतलब हीट एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जो एंथैल्पी चेंज के डेल्टा एच की वैल्यू होती है इसके लिए वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तमाम तरह के थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट देकर जिसमें कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, सारे के सारे क्या हो गए? एंडोथर्मिक हो गए। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ को पिघलाना है, ये भी एंडोथर्मिक। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी बर्फ़ पिघलेगा और पानी बनेगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसका रिवर्स है, उल्टा है। क्या होता है इसके अंदर? हीट एनर्जी रिलीज होती है, गिव्स ऑफ होती है, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है एंथैल्पी चेंज के इसके लिए। द रिएक्शंस इन विच मटेरियल चेंज इज अकम्पनीड बाय हीट एनर्जी चेंज। मतलब अकम्पनीड का मतलब होता है साथ साथ, जिसमें मटेरियल चेंज के साथ साथ हीट एनर्जी चेंज भी इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मटेरियल तो चेंज हो रहा होता है ना, लकड़ी को जलाते हो कोयला बनता है, लकड़ी जल के कोयला बन गया, मटेरियल चेंज हो गया, उसके साथ हीट भी निकलता है, गरमाइश भी तो निकलती है, तभी तो बारबेक्यू, सीख कबाब, टिक्का बूटी बनाते हो, और कैसे बनाते हो? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया कि मटेरियल चेंज हो रहा है, लकड़ी जल के कोयला बन रहा है और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक। तो दिस उसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? मटेरियल चेंज के साथ हीट एनर्जी चेंज भी आ रहा होता है। अब हीट एनर्जी चेंज 2 तरह से आ सकते हैं, तो एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो रिलीज हो रहा होगा। एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक। बहुत सिंपल बात, तो बताने की चीज़ सुनी थी आपको इस लेवल पे। अच्छा, और जरा सुने,
एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि सिस्टम से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह से होता है कि सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है किस पर भाई, सिस्टम पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सिस्टम से हीट जो है वो सराउंडिंग की तरफ मूव कर रहा होता है। इसको याद रख लें, सराउंडिंग से सिस्टम पे जाए तो एंडोथर्मिक है हीट एनर्जी, और अगर सिस्टम से सराउंडिंग पे जाए तो सूरत में एक्सोथर्मिक है। दूसरी चीज़ हमारे पास हीट कंटेंट देख लो बच्चे, एंथैल्पी। भाई ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी है। रिएक्टेंट की जो अपनी एनर्जी होती है, रिएक्टेंट के पास उसकी अपनी एनर्जी मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड हीट कंटेंट भी कह सकते हैं इसको आप चाहो तो कह लो हीट कंटेंट, नहीं कहना चाहते हीट कंटेंट तो बोलते हैं एंथैल्पी, एक ही बात है, H से डिनोट करते हैं, H1 कह देते हैं इसको। दिस इज़ ऑल्सो हीट कंटेंट बट दिस इज़ अ हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ये H2 हो गया। याद रखो, अगर कभी भी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके लिए डेल्टा H की वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव क्यों आती है। अब ये हीट कंटेंट जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है ना, वो हमेशा कम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 75 है और ये 100 जूल है। अब जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसको एक्स्ट्रा 25 जूल एनर्जी चाहिए होगी, तभी जाकर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर दोनों को माइनस करेंगे, H2 माइनस H1, डेल्टा H निकालेंगे तो H2 माइनस H1 निकलेगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 75, ये हो जाएगा 25 जूल। पॉजिटिव में आया। इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमेशा H2 ग्रेटर देन H1 होता है, इसलिए आप H2 माइनस H1 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसी का एक रिवर्स चेक करो, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और हीट निकल रही है, साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे ये 100 है और ये 75 है। अब इसको एक्स्ट्रा हीट एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, तो क्या करेगा, ये 25 जूल जो है वो रिलीज़ कर देगा। दिस इज़ H1, दिस इज़ H2। अब अगर डेल्टा H निकालोगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस 100, ये हो जाएगा माइनस का 25 किलो जूल पर मोल। तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो नेगेटिव आती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर H2 लेस देन H1 होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है ना H1 से, तो रिएक्टेंट क्या करता है, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट की सूरत में लॉस कर देता है। तो यह इसलिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। जैसे C+O2 CO2, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। कोयले का जलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सप्लोजन, कंबस्टन रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे एक्सोथर्मिक हैं। इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन जब होता है, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट वाटर बनाता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पायरेशन, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने का अमल एक्सोथर्मिक होता है कि ठंडी हवा आप इनटेक करते हैं, ब्रेथ इन करते हैं, और गर्म हवा कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंकते हैं। दिस इज़ आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, गिव्स ऑफ हीट बाहर आ रही है। चाहे कोयला जला दें, चाहे बम पटाखा फोड़ दें, चाहे माचिस जला दें, चाहे आप एसिड बेस का रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना दें, या फिर चाहे तो आप जो है वो रेस्पायरेशन का अमल ले लें, सारा का सारा एक्सोथर्मिक है। इन सब में हीट रिलीज़ होता है। आ रही है बात समझ में? कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स होती हैं हमारे पास, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है। सिस्टम क्या है, सिस्टम के टाइप्स, सराउंडिंग, बाउंड्री और स्टेट, इन चीज़ों के बारे में समझ लें। सिस्टम क्या है, कोई भी एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, रियल या इमेजिनरी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम। हर वो चीज़ जो किसी साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन में है, जिसको साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम, जो इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ साइंटिस्ट है। एक साइंटिस्ट किसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर मालूम कर रहा है तो बीकर में मौजूद पानी जो है ना बच्चे, वो सिस्टम है, और बाकी सब कुछ जो कुछ है वो सब सराउंडिंग है। अब वो जिस टेबल पे रखा हुआ है बीकर, टेबल सराउंडिंग है, साइंटिस्ट खुद सराउंडिंग है, कमरा सराउंडिंग है, कमरे में लगा पंखा सराउंडिंग है, लाइट सराउंडिंग है, फ्लोर सराउंडिंग है, छत सराउंडिंग है, सब सराउंडिंग है। सिर्फ जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो सिस्टम है। तो सिस्टम क्या है, कोई भी एक पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स जो कि साइंटिस्ट की कंसंट्रेशन में है। असल में थर्मोडायनेमिक्स कहता है यूनिवर्स दो चीज़ों से बनता है, एक सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग होता है। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर यूनिवर्स तैयार हो जाता है। तो सिस्टम से मुराद जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और सिस्टम से बाहर इस कायनात में जो कुछ है वो सब सराउंडिंग है। अब एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट का सिस्टम वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, सिस्टम होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस सिस्टम से मुराद जब वो सिर्फ
सिंगल स्टेट में हो, सिंगल फेस में हो। जैसे कि पानी ले लिया तो होमोजीनस सिस्टम है क्योंकि एक ही स्टेट है लिक्विड, और अगर किसी ने ले लिया पानी में पत्थर मिला दिया, हेट्रोजीनस हो गया। दिस इज़ हेट्रोजीनस सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट हैं। सही है, दो टाइप, सिंपल टाइप है, होमोजीनस सिस्टम है, हेट्रोजीनस सिस्टम है। ये स्टेट्स के लिहाज से दो टाइप है। बाकी हम एनर्जी के लिहाज से तीन तरह के टाइप बना सकते हैं सिस्टम की, और ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। एन ओपन कप ऑफ टी इसकी एग्जांपल होती है, चाय का खुला कप, उससे एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है अगर उसको उंडेल दिया जाए उस कप को, दैट इज़ ओपन सिस्टम। ज़्यादातर चीज़ें ओपन सिस्टम में ही होती हैं। हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से एनर्जी और मास दोनों सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इस तरह से हम बात करें कि अर्थ की बात करें, अर्थ भी एक ओपन सिस्टम है, चूँकि अर्थ में मास भी ट्रांसफ़र हो जाता है। सैटेलाइट्स वगैरह जब हम भेजते हैं अर्थ से बाहर, या चांद पे भेज दिया, मरीख पे भेज दिया, तो मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, साथ में एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि जो हीट एनर्जी आती है सूरज की ज़मीन में वो बाहर निकल जाती है, तभी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर सारी ट्रैप हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो गर्मी बढ़ेगी, इसकी वजह से मसले आएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ओपन सिस्टम ज़्यादा, ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है, अर्थ ओपन सिस्टम है। ओपन कप ऑफ टी का, चाय का एक कप जिसमें गरम गरम चाय मौजूद है, वो एक ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या है भाई, जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो, मास ट्रांसफ़र ना हो। अब आप क्या करें, आप जो चाय का कप आपके पास है उसके ऊपर से आप लिड लगा दें, उसको आप पैक कर दें, ऊपर से लिड लगाकर पैक कर दें। जैसे नॉर्मली अगर आप कॉफ़ी शॉप वगैरह से कॉफ़ी लेते हैं, इन केस इन एनी होटल, इन एनी रेस्टोरेंट्स, अगर या किसी मॉल वगैरह से, तो जब आप कॉफ़ी देते हैं कभी कभार तो ऊपर से उसको पैक कर देते हैं ताकि वो गिरे ना, ताकि आप उसको ले जाकर कहीं पर भी ले जाकर जा सकें। तो वो होता है क्लोज सिस्टम। उसमें मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, बट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, हीट तो उसकी निकल ही रही होती है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसमें एनर्जी और मास दोनों सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ना ही मास ट्रांसफ़र होता है। जैसे एक थर्मोस होता है, वो एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम है, बिकॉज उसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सराउंडिंग किसे कहते हैं, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम से बाहर जो, या सिस्टम से बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है, ये भी मैंने बता दिया। बाउंड्री किसे कहते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ जुदा करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। जैसे चाय के कप में, चाय के कप का जो ये पूरा वॉल है, दिस ऑल इज़ द सराउंडिंग, दिस ऑल इज़ द बाउंड्री, ये बाउंड्री है। अब बाउंड्री दो तरह की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है बाउंड्री। जैसे अगर पिस्टन आपने ले लिया, मोशन, अच्छा मतलब मूवेबल पिस्टन, तो वो बाउंड्री, मिसाल का तब एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम में आपने इस तरह से ये रबर पिस्टन लगा हुआ है और ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, तो दिस इज़ द मूवेबल बाउंड्री। और कभी कभार फिक्स कर देते हैं तो वो फिक्स बाउंड्री हो सकती है, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। स्टेट किसे कहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारी स्टेट कहलाते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये पांच चीज़ें हैं, प्रेशर, और हमेशा स्टेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जितने भी इसकी डिनोशन होती है, तभी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, P, V, T, E और H। तो स्टेट क्या होता है भाई, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉसिबल हो। जैसे इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इनिशियल एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी। जिस भी क्वांटिटी का इनिशियल और फाइनल पॉसिबल हो, कि अभी एक स्टेट है, बाद में स्टेट चेंज हो जाए, वो सारी प्रॉपर्टीज स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाती हैं। ये इसको कभी कभार फेडरल की बुक में स्टेट फंक्शन भी लिखा होता है। तो स्टेट फंक्शन या स्टेट किसे कहते हैं, हर वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जो चेंज हो रही हो टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम ये पांच चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, रिएक्शन के द्वारा होता है सिर्फ। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, देखो मैक्रो मतलब होता है बड़ी या बिग या लार्ज नंबर। तो एक होता है माइक्रो, एक वर्ड होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा या बिग या लार्ज नंबर। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन से प्रॉपर्टी होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इन बल्क विच आर इजिली मेजरेबल आर नोन एज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी होते हैं सिस्टम की, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो है जो इजीली कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जो एक सिंगल एटम का हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी के सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एक ही एटम के बारे में हम बता रहे होते हैं कि इस एटम का एटॉमिक रेडियस इतना है, इस एटम का आईपी इतना है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना है। और अगर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी बताई जाए तो फिर उस सूरत में हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। लेट्स से टेम्परेचर,
कभी हम नहीं कहते कि सोडियम के इस एक एटम का टेम्परेचर इतना है, हम पूरे एक सब्सटेंस का बताते हैं इसका ये टेम्परेचर हो रहा है। तो टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ तो वो होती हैं जो एक बड़े लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक सिस्टम बनाओ, उसकी प्रॉपर्टी बताएं। तो जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये कभी एक आइटम का नहीं बताया जाता, ये एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स का या बल्क बड़ी तादाद में जब आइटम्स होते हैं किसी सब्सटेंस में, उन सबको मिलाकर बताया जाता है। इस सब्सटेंस इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, इतना वॉल्यूम लग रहा है। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? दैट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। इंटेंसिव, इन से याद रखना है, इन मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है। और एक्सटेंसिव जो होती है वो डिपेंडेंट ऑन अमाउंट होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है कि अमाउंट को कम या ज़्यादा करने से प्रॉपर्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे जैसे डेंसिटी, अब डेंसिटी है, अब छोटा सा अगर हम लोहा ले लेकर पीस ले लेंगे तब भी उसकी डेंसिटी वही होगी, बड़ा पीस ले लेंगे तब भी डेंसिटी वही होगी। तीसरा प्रेशर, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड नहीं करती अमाउंट पर, मतलब अमाउंट को आधा करने से प्रेशर आधा नहीं होता, प्रेशर बराबर रहता है। तीसरा टेम्परेचर, सब्सटेंस को आधा कर दो तो उसका टेम्परेचर आधा नहीं हो जाता, टेम्परेचर सेम रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। विस्कोसिटी, अब एक गिलास शहद ले लो चाहे आधी गिलास शहद ले लो, विस्कोसिटी उसकी सेम होगी। इस तरह सरफेस टेंशन, एक गिलास पानी ले लो आधा गिलास पानी ले लो, सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब चाहे तो 100 ग्राम डायमंड ले लो चाहे 10 ग्राम डायमंड ले लो, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगी जो होती है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सेम आएगी। अब बर्फ़ है, बर्फ़ का इतना बड़ा टुकड़ा है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा, इतना सा एक आइस क्यूब है छोटा सा वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा। बर्फ़ के अमाउंट को आधा करने से मेल्टिंग पॉइंट आधी नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट, एक गिलास पानी बॉयल कर लो वो भी 100 पे होगा, और एक बाल्टी पानी बॉयल कर लो वो भी 100 पे होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है, तभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? जो अमाउंट पर डिपेंड करेंगे, जो अमाउंट पर डिपेंड करेंगे। मिसाल के तरह मास, सब्सटेंस आधा करो मास भी आधा हो जाता है ना भाई, मास तो आधा हो जाएगा, सब्सटेंस आधा। वॉल्यूम, सब्सटेंस साफ कर दो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, जगह कम घेरेगा वो। मोल, मोल का ताल्लुक वैसे ही मास से है, मास आधा करेंगे तो मोल तो आधा होना ही है। एंथैल्पी, हीट एनर्जी जो देनी पड़ती है रिएक्शन के दौरान, तो वो हमेशा क्या होती है भाई? वो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना भाई। मतलब अगर एक पतीली बिरयानी आपको बनानी है तो उसके लिए एक अलग हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपको 2 पतीली बिरयानी बनानी है तो उस सूरत में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी जो हम देते हैं रिएक्शन को शुरू करने के लिए। एंट्रोपी, एंट्रोपी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। डेल्टा इससे हम उसको शो करते हैं, ठीक है। और चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है नॉर्मली। तो एंट्रोपी किसे कहते हैं? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की डिसऑर्डरनेस जो है वो कहलाती है एंट्रोपी, और वो हमेशा इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है। डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, टाइम एरर जिसको हम कहते हैं। तो एंट्रोपी का वैसे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन आपकी फिजिक्स में आएगी, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप सब्सटेंस को आधा करोगे तो एंट्रोपी भी आधी होगी। इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तमाम बच्चे क्लास में बैठे हुए जानते हैं। मास आधा करोगे तो दैट से बात इसकी वैल्यू में भी फ़र्क पड़ेगा, भी आधी हो जाएगी। तो ये सारी इंटरनल एनर्जी असल में काइनेटिक एनर्जी ही होती है। इंटरनल एनर्जी को आप फिजिक्स में हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, केमिस्ट्री में आ गए तो इंटरनल एनर्जी बोल दिया, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से होती है। ये हाफ करेंगे, अगर सब्सटेंस को हाफ करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो अमाउंट को आधा करने से उसकी वैल्यू आधी नहीं होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट आधा करेंगे वैल्यू भी आधी हो जाएगी, और ये दोनों मिलाकर बनाते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये सब बल्क में मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, किसी एक एटम के लिए हम ये नहीं बता सकते। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट ने पेश किया था 1847 में, पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले। तो हेल्महोल्ट्ज़ ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पेश किया था। उस वक्त 1847 में तो शायद हम जंग आज़ादी लड़ रहे थे 1856-57 में, तो और अंग्रेज़ उस वक्त थर्मोडायनेमिक्स से कोई याद कर रहे थे, बहुत आगे हमसे। तो हेल्महोल्ट्ज़ 1847 में इसको पेश किया, और ये स्टेटमेंट क्या है इसकी? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सबको पता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है, या ये कह लो कि यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है।
जैसे मिसाल के तौर पर यूनिवर्स है, मान लो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो 100 जूल आ गई, ठीक है, मान लो क्या वो 100 जूल आ गई, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। 14.7 बिलियन ईयर्स अगो जब यूनिवर्स के क्रिएशन हो गया आफ्टर बिग बैंग कॉन्सेप्ट, तो उस वक्त सारी एनर्जी बन गई। 14.7 बिलियन साल पहले सारी एनर्जी बन चुकी है, सारी एनर्जी बन चुकी है, ना उससे 1 जूल आगे बढ़ेगी ना कम बनेगी। अब वो जो बननी थी बन गई 14.7 खरब साल पहले। अब वो मिसाल के तौर पे 100 जूल है। अब सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की 100 जूल ही रहेगी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा हो सकती है। आप बोलोगे नहीं सर ज़्यादा तो भी हो सकती है, क्योंकि हम हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं कि जब हम खाना पका रहे होते तो हीट एनर्जी दे देते हैं, तो वो तो कम होनी चाहिए एनर्जी। एनर्जी कम नहीं हो रही है, वो ट्रांसफ़र हो जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, सिस्टम से सराउंडिंग पे चले जा रही है, कभी कभार एक्सोथर्मिक में और कभी एंडोथर्मिक में सराउंडिंग सिस्टम पर आ जा रही है। लहरी सेम है, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टोटल एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग की हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो बन चुकी है। उससे 1 जूल आप एनर्जी बना नहीं सकते, दुनिया का कोई इंसान एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता है, एनर्जी क्रिएशन नामुमकिन है। एनर्जी को आप चेंज कर रहे होते इधर से उधर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे भी आप मास को एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, E=mc², मास एनर्जी रिलेशन जो आपका है आइंस्टाइन का, लेकिन एनर्जी बना नहीं सकते आप खुद से, किसी भी कोई कुछ भी नहीं और उससे एनर्जी आपने क्रिएट कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी हमेशा आप कन्वर्ट कर रहे हो तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और अगर जदीद दौर की बात करो मॉडर्न फिजिक्स की, तो मास से भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटम बम वगैरह में जैसे होता है ना, तो वो जो आपके पास आता है हाइड्रोजन बम में, एटम बम में आता है। लेकिन हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है सिस्टम और सराउंडिंग की। इससे हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन निकाल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को, और सिस्टम में, सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें हमने कोई गैस फिल कर दी है और इसमें हम यहाँ से हीट दे रहे हैं स्मॉल क्यू। तो जब हीट देंगे इसको तो क्या होगा, पिस्टन जो है वो ऊपर मूव करके जाएगा। जब पिस्टन ऊपर मूव करके जाएगा तो वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। तो जो भी हम हीट देंगे सिस्टम को नीचे पेंदे से, यहाँ से या बॉटम से, जो भी हीट हम उसको देंगे, जितनी भी हीट देंगे, ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है इसका जो बॉटम होता है, जो भी हम उसको हीट देंगे, ये हीट 2 तरह के काम करेगा। पहला, ये इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को यकीनन चेंज करेगा, मॉलिक्यूल फास्टर मूव करना शुरू करेंगे। और दूसरा, ये वर्क डन करवाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट ज़ाया नहीं जाएगी तुम्हारी, या तो हीट से वर्क डन होगा और साथ में उसके साथ इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आ रही होगी ना कोई। इसलिए जो भी हीट आप देते हो स्मॉल क्यू, जो भी हीट आप देते हो, क्यू जो है वो हीट है, वो 2 काम कर रहा होता है, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी कर रहा होता है और साथ में वर्क डन कर रहा होता है। तो हीट इन दोनों के एडिशन के हमारे पास बराबर हो जाती है। अब ये क्यू की जो वैल्यू है हीट की, है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को तो पॉजिटिव, और अगर हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो फिर नेगेटिव। ऐसे ही होता है, हीट देते हैं तो न्यूमेरिकल में क्यू की वैल्यू पॉजिटिव डालते हैं, और निकल रही होती है तो नेगेटिव डालते हैं। W की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा हो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा तो फिर पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो फिर नेगेटिव होगा। डेल्टा ई की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, बट हो सकती है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही हो तो फिर पॉजिटिव, डिक्रीज हो रही हो तो फिर नेगेटिव। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये जो साइन कॉन्वेक्शन है उसको याद रखेंगे। अगर हीट दे रहे हो तो क्यू प्लस, हीट निकल रही है तो क्यू माइनस। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W पॉजिटिव, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो जाए तो W नेगेटिव। डेल्टा ई, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा ई पॉजिटिव, डिक्रीज हो रही है तो फिर डेल्टा ई नेगेटिव। सही है। इससे अगर मिसाल के तौर पे कोई क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाए कि इन अ सर्टेन प्रोसेस इतने जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम while 394 joule of work is done on the system, what is the change in the internal energy for the process? तो Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। ठीक है, Q हमारे पास आ गया 848 इक्वल टू, अब देखो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस में आ गया, डेल्टा E मालूम करना है तो डेल्टा E ऐसे ही छोड़ा, प्लस W। W यहाँ पर क्या है, वर्क डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो माइनस का 394, तो ये हो जाएगा 848 इक्वल टू डेल्टा ई माइनस का 394। डेल्टा ई आ जाएगा 848 प्लस 394, और आप इसको ऐड कर लेंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा, क्योंकि जूल में सारे वैल्यूज दिए हैं, तो ये भी जूल में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह से होता है, वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। सेम इसी तरह से जैसे कहा कि 1800 कैलोरी जूल ऐड किया जा रहा है सिस्टम पर, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बाद सिस्टम डज वर्क इक्विवेलेंट टू 2800 कैलोरीज, सिस्टम काम कर रहा है तो प्लस में क्या माइनस में, प्लस में 2800 कैलोरीज, डेल्टा ही मालूम करना, तो दोबारा से हो जाएगा
बस ये याद रखना है कि हीट ऐड कर रहे हैं सिस्टम पे तो पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव। बाकी वैल्यू लगा के कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, तो प्लस के माइनस माइनस हो गया ये, विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट, प्लस के माइनस माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा? डेल्टा मालूम हो जाएगा दोबारा से इस फॉर्मूले से, हो जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन बस आप ये याद रख लें कि इसको किसे कहते हैं। यहाँ पर हम वैसे फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू होता है। यहाँ पर हम W को चेंज कर लेते हैं P डेल्टा V से। इस P डेल्टा V को हम लोग कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वर्क डन को प्रेशर वॉल्यूम से चेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V। तो ये दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम वर्क डन को प्रेशर और वॉल्यूम से चेंज कर दें तो यहाँ पर हम डेरिवेशन जब करते हैं तो W को P डेल्टा V से चेंज कर देते हैं, और देन उसके बाद इस P डेल्टा V को जब पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशन या प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। तो वर्क डन F इंटू डी के बराबर तो होता ही है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर P डेल्टा V के बराबर भी होता है। डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, एप्टीट्यूड में नहीं पूछेंगे आपसे डेरिवेशन, ठीक। कैसे ड्राइव, फर्स्ट टाइम में ड्राइव किया होगा उसको पूरा, ठीक है। सेकेंड टाइम में भी शायद किया होगा, ठीक है, हो गया। बस ये याद रखें जो मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा। तो मसला नो इश्यूज। तो दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन में बता रहा था क्या है। अब यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन के दो केसेस हमारे पास होते हैं। पहला केस होता है प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या प्रोसेस होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो पंजाब बोर्ड के अंदर ये आइसोकोरिक प्रोसेस लिखा होता है, हमारे सिंध बोर्ड में लिखा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, बात एक ही है। तो उस सूरत में जो Q आएगा वो QV होगा, और चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो डेल्टा V 0 हो गया। तो Q कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ किसके बराबर होगा, डेल्टा E के बराबर होगा। दिस इज द केस 1। चूंकि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर पिस्टन को हम फिक्स कर देते हैं तो वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होता, तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास 0 हो जाता है, चेंज तो कुछ भी नहीं आएगा। और जब डेल्टा V 0 होगा तो P V से डेल्टा V से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा डेल्टा E के, मतलब QV कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप जो भी हीट दोगे वो हीट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग कर रहा होगा, और वो कोई भी किसी और तरह की चेंजिंग नहीं करेगा, कोई भी वर्क डन नहीं करवाएगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा ही नहीं सकेगा, आपने फिक्स किया हुआ है, सही है। बस कोई डेरिवेशन नहीं कर रही है। आइसोकोरिक प्रोसेस अगर पूछा जाए कि उसमें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या होती है, तो आइसोकोरिक के लिए ये होती है। इस तरह का हमारे पास सेकंड केस भी होता है। केस 2 हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, आइसोबैरिक। कार्नोट साइकिल आपने पढ़ा होगा, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, है ना, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक के 4 तरह के आपने साइकिल्स पढ़े हैं ना कार्नोट साइकिल के अंदर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो मतलब होता है सेम, कांस्टेंट, और बार मतलब होता है प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो QP जो है ना फाइनली बराबर किसके आ जाता है, डेल्टा H के बराबर आ जाता है। ये आखिरी एक्सप्रेशन याद रखें, डेल्टा H। डेल्टा H इज व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी हम किसे कहते हैं कि जितने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है रिएक्शन के दौरान, दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, नाउ एंथैल्पी। एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो काफ़ी देर से बात करो एंथैल्पी के बारे में। इसको H से शो किया जाता है। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। सिस्टम के पास जो टोटल हीट कंटेंट होता है वो हमारे पास एंथैल्पी है। अब वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। जब हमने साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो जो रिएक्टेंट है वो सिस्टम है, तो उसका जो टोटल हीट कंटेंट है, टोटल जो उसकी एनर्जी है, हीट कंटेंट से मुराद आप कह लो एनर्जी कह लो, तो वो आपके पास है एंथैल्पी। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट बन गया, तो वो भी सिस्टम का ही पार्ट है, तो उसकी भी जो एनर्जी है टोटल वो भी एंथैल्पी है। तो एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है और एक एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है, जिसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं। और वो उसका फॉर्मूला क्या होता है एंथैल्पी निकालने का, E प्लस PV। एनर्जी के साथ प्लस करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को, तो हमारे पास एंथैल्पी आ जाता है E प्लस PV, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होता है हमारे पास, एंथैल्पी हमारे पास होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के पास टोटल जो हीट एनर्जी मौजूद है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, और उसको कैपिटल H से शो करते हैं। वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है,
एंथैल्पी H से शो करते हैं, उसको याद रखना है। H से हाइड्रोजन भी होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा। H कैपिटल H हाइड्रोजन के लिए भी होता है और यही कैपिटल H एंथैल्पी के लिए भी होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करेंगे तो ये एंथैल्पी है। चेंज इन एंथैल्पी, आपको पता है H2 - H1 करके आता है, तो उससे हमें क्या पता लग जाता है कि रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है। दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, प्लस होगा तो एंडोथर्मिक, माइनस होगा तो एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी हीट कंटेंट है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, और चेंज इन एंथैल्पी क्या है, रिएक्शन के दौरान जो चेंज आया है एंथैल्पी में। तो वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है इसकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है क्लास के स्टार्ट में। H और डेल्टा H का फ़र्क याद रखें, एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी का फ़र्क याद रखें। एंथैल्पी क्या है, जो टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पास। चेंज इन एंथैल्पी क्या है कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनने के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आया है वो चेंज इन एंथैल्पी है। और वही चेंज इन एंथैल्पी होता है कितना रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हुआ, क्या एब्जॉर्ब हुआ। तभी हम रिएक्शन के राइट साइड पे H नहीं लिखते हैं, डेल्टा H लिखते हैं। चेंज बता रहे होते हैं एंथैल्पी का, एंथैल्पी नहीं बता रहे होते। क्लियर है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी। हो गया यहाँ पे, बहुत जोश में। अच्छा ये एनर्जी, इसमें न्यूमेरिकल इस तरह के ये वाले नहीं आते हैं वैसे, चलो मैं बता दे रहा हूँ उसमें। When 4000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम, प्लस क्यू हो गया ये हमारे पास, एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 500 जूल, प्लस में आ गया। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो ये Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा भी लगेगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है डेल्टा V मालूम करना है। तो Q माइनस डेल्टा E इक्वल टू P डेल्टा V हो गया, और डेल्टा V हमारे पास हो गया Q माइनस डेल्टा E अपॉन P। तो Q में Q की वैल्यू हम रख देंगे 4000, डेल्टा E की वैल्यू हम रख देंगे 500, और प्रेशर रख देंगे ये, और वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर जी यूनिट क्या आएगी जो आंसर निकलेगा, वॉल्यूम का, हाँ मीटर क्यूब आएगी। क्योंकि जब हम थर्मोडायनेमिक्स में काम करते हैं तो SI सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, SI सिस्टम में MKS में स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम कर रहे होते हैं। चूँकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स से ज़्यादा डील करता है बनस्बत केमिस्ट्री के। डेट्स में यहाँ देखो ATM या टोर नहीं डाला गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डाला गया या पास्कल डाला गया, ठीक है, जो कि 101-300 स्टैंडर्ड हमारे पास प्रेशर होता है। जैसे 1 ATM में होता है तो वैसे ये पास्कल में होता है। आता नहीं इस तरह से, बट देख सकते हैं कि अगर आ जाए तो हम क्या कर लेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन को न्यूमेरिकल की सूरत में भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। समझ में आया सबको कैसे हुआ, ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा, ठीक है, हो जाए कैलकुलेशन का काम तो कर ही सकते हैं। जब अभी MCQ जाएंगे ना वहाँ पर सॉल्व करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री का मैंने बताया था, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन से डील करती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें मटेरियल चेंज के साथ केमिकल एनर्जी चेंज भी इन्वॉल्व होता है, ये बता चुका हूँ। यहाँ बस इस स्लाइड में यूनिट कन्वर्जन याद रखनी है। 1 कैलोरी बराबर है 4.184 जूल के, बहुत पूछते हैं ये सवाल। कैलोरी का 1 कैलोरी 1.484 जूल के बराबर है, या 4.184 जूल के बराबर है। अच्छा, अगर आपसे 10 कैलोरी कहते तो किसके बराबर हो जाएगा, 41.84 जूल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 10 कैलोरी भी कह सकते हैं। अच्छा, एक कभी कभार होता है 1 जूल पूछते हैं कितने कैलोरी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड कर 1/4.184 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 4.184 करो तो हमें पता लग जाएगा 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, 0.239। ये याद कर लीजिएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी याद रख लें कि 1 जूल 0.239 कैलोरी के बराबर है। रिवर्स भी पूछ सकते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी 4.184 कैलोरी लगा देते हैं, ये गलती हो जाती है। तो जूल और कैलोरी, 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर है। कैलोरी बड़ी यूनिट है लेकिन जूल तो छोटी यूनिट है ना, ये 0.239 कैलोरी के बराबर होगा। क्लियर है, बस ये यूनिट कन्वर्जेंस याद रखें, स्लाइड के अंदर पूछते हैं बहुत। जितने भी मैंने प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व किया ज़्यादातर हमें पूछा गया। आगे बढ़े। अच्छा, एक लॉ हमारे पास होता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। साइंटिस्ट का नाम था G.H. हेस, उसने पेश किया था। ये क्या कहता है, द टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट आइदर इन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मतलब हम चाहे किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करें, डायरेक्ट मेथड में करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड में करो, दोनों सूरतों में जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम आती है, कांस्टेंट आती है। मिसाल के तौर पे
ए को डी बनाना है, ए को डी बनाने पर जो एंथैल्पी चेंज आया वो डेल्टा एच आया। दिस इज द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है ये ऊपर जो दिख रहा है। इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे? ए को बी बनाया, बी को सी बनाया, सी को डी बनाया। जब ए को बी बनाएंगे तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन, बी को सी बनाएंगे तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू, सी को डी बनाएंगे तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच थ्री। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू मिसाल के तौर पे अगर चाहिए 75 आ गई तो ये 25 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। तो डायरेक्ट में 75 है और इनडायरेक्ट में अगर करो तो डायरेक्ट प्रोसेस हो चाहे इनडायरेक्ट प्रोसेस हो, दोनों सूरतों में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू सेम आती है। मतलब डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के। ज़रूरी नहीं है 3 स्टेप है, 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 4 स्टेप भी हो सकते हैं, 10 स्टेप भी हो सकते हैं, कितने भी हैं। तो हमेशा एंथैल्पी चेंज सेम आएगा डायरेक्ट प्रोसेस के लिए और इनडायरेक्ट प्रोसेस के लिए। इस्तेमाल क्यों करते हैं हीट, इस लॉ को, हेस लॉ को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाई वी यूज हेस लॉ? वी यूज इट टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। हेस लॉ को हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आगे मैं बताऊंगी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे कहते हैं किसने, डेल्टा एच एफ क्या होता है। हेस लॉ समझ में आ गई क्या बात कहता है? अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, दोनों सूरतों में एंथैल्पी चेंज सेम आएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? लिखना नहीं है सब एक्सप्लेनेशन वगैरह, इंटर के बच्चे लिखते हैं फर्स्ट ईयर। तो उसमें पूरा कहानी सुना रही है कि बेटा ए डी में बन रहा है तो डेल्टा एच आ रहा है, ए बी में बन रहा है तो डेल्टा एच वन आ रहा है, बी सी में चेंज हो रहा है डेल्टा एच टू आ रहा है, सी डी में चेंज हो रहा है डेल्टा एच थ्री आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो पता लगेगा कि डेल्टा एच बराबर है तीनों प्रोसेस के एडिशन के। तो यहीं पे बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, यही से लिखा हुआ है ये सब, और क्या लिखा हुआ है। रट्टा काम तो आता नहीं एप्टीट्यूड में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हेस लॉ की एप्लीकेशन मैंने बता दी, टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम मोल मतलब मोल ही होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स से मिलकर 1 मोल सब्सटेंस बनता है तो जो चेंज इन एंथैल्पी आता है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। कैसे? C+H2 मिसाल के तौर पर, और ये बन गया जैसे कि CH4। अब यहाँ पर जो डेल्टा H आएगा ना बच्चों, ये हमारे पास हो गया डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब 1 मोल सब्सटेंस बनता है अपने एलिमेंट से तो फिर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। तो फिर हमारे पास वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। अच्छा, याद रखना ये कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके कभी भी मीथेन नहीं बनाता है, ये मल्टीपल स्टेजेस में जाकर होता है। तो हम इस मेथड से डायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग इक्वेशन दी हुई होती हैं जिसके थ्रू ये बन रहा होता है। हम इन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम डेल्टा एच एफ, याद आ रहा है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन 2 + 3 - 4 करके जो निकालते थे, आ रहा है याद? तो उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना होता था। बहुत बार हीट ऑफ फॉर्मेशन हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते बिकॉज ये दोनों मिलकर मीथेन प्रैक्टिकली नहीं बनाते। तो कितना आएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस को ऐड करके बता रहे होते हैं सारे। ऐसे ही होता है। तो चेंज इन एंथैल्पी जब 1 ग्राम मोल सब्सटेंस बनेगा अपने एलिमेंट से, उसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एच एफ के थ्रू। एच के नीचे छोटा सा एफ बना देते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है। एच से हीट या एंथैल्पी चेंज और एफ से मुराद फॉर्मेशन। सिंस ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सो इट हैज़ बीन असाइंड अ वैल्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू दैट इज नियरली इक्वल टू 0, या द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो पंजाब बोर्ड में एक MCQs आता है, फेडरल में भी। एलिमेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू हमेशा 0 होता है। कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे कार्बन, क्या ये किसी चीज़ से बन सकेगा? किसी एलिमेंट से बनेगा तो नहीं, तो खुद अकेला एलिमेंट है, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा? तो वह हमेशा 0 ही आएगा। अगर यह फॉस्फोरस लिख दिया तो उसका कितना आएगा? 0 आएगा, चूँकि ये किसी एलिमेंट से मिलकर बन नहीं सकता। या O3 की बात कर लो तो क्या ये अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनेगा? ओजोन ऑक्सीजन से ही बनेगा, अलग अलग एलिमेंट तो नहीं आएंगे। इसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 आएगा। अगर सिंगल एलिमेंट अगर प्रोडक्ट साइड पे हो तो उसका अगर इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे वो 0 आएगा, चूँकि वो तो किसी चीज़ से मिलकर बन ही नहीं रहा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0।
हमेशा कंपाउंड का कैलकुलेट कर रहे होते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। आज तक आपने एलिमेंट का नहीं किया होगा, है ना। मिथेनॉल, मीथेन, एसिटिक एसिड, ये सब बहुत सारी चीज़ों का किया होगा। फर्स्ट टाइम में 3-4 तो किए ही होंगे, वो सब कंपाउंड के कर रहे हैं। एलिमेंट्स का जीरो आएगा, याद रखना, एक MCQ निकल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब वो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट किया जाए। उस सूरत में हम क्या करते हैं, डेल्टा HF तो लिखते हैं बच्चों, लेकिन H के ऊपर छोटा सा क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, डिग्री लगा देते हैं। H नॉट F हो गया तो दिस इज नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन, नाउ दिस इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कैलकुलेट की गई हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, RTP। यहाँ पर मतलब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना, 1 ATM। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पर जो भी हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आती है उसका हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और उसके लिए H के ऊपर छोटा सा सर्किल बना देते हैं, डिग्री बना देते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन को किससे शो करता है, आपने देखा इससे, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को इससे। ये किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर, यह सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पर। क्या समझे, समझ मारी बात। मेन जो पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ वो पॉइंट याद रखना है। भाई कहानी कभी कभार मैं ऐसे सुना दी कि तेज़ी में निकल जाता हूँ, ज़रूरत नहीं होती उसकी, क्योंकि एप्टीट्यूड में फोकस पॉइंट्स आते हैं सिर्फ, तो मेन पॉइंट्स हैं। कहानी किससे नहीं पूछता, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, एक और टॉपिक है, टोटली प्योरली वो हमारे पास किससे है भाई, फेडरल से है या पंजाब बोर्ड से है, बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बॉर्न, मैक्स बॉर्न। बड़ा काम था क्वांटम मैकेनिक्स पे इनका। बॉर्न से मुराद पैदा होना नहीं है, ये नाम है। तो साइंटिस्ट का नाम था मैक्स बॉर्न, और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फ्रिट्ज हेबर, जानते हैं इसको, हेबर प्रोसेस वाला है। तो दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक साइकिल के बारे में बताया था। ये बाईसाइकिल नहीं है भाई, ये एक केमिकल या प्रोसेस साइकिल है जिसको कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। इट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ की जो बेस्ट एप्लीकेशन होती है ना, वो हमें बॉर्न हेबर साइकिल में मिलती है। कैसे? इट स्टेट्स दैट द एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये कहता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस अगर हो रहा है तो साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज हमेशा 0 आता है। साइक्लिक प्रोसेस किससे कहते हैं, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस को, ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी की समेशन जो होती है वो हमेशा 0 को इक्विवेलेंट होती है एक रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ये बॉर्न हेबर साइकिल कहलाता है। साइक्लिक प्रोसेस वो जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रहे हो। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए कभी भी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं करते, जो कि वो हमेशा 0 के बराबर ही आता है। इससे अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है बॉर्न हेबर साइकिल से? इट एनेबल्स अस टू कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो बेटा मैंने आपको बताया था एक बार के पिछले क्लास में जब हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि Na+ और Cl- मिलकर NaCl बनता है। तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू -788 किलो जूल पर मोल आ रही होती है, सबको पता है। दिस इज़ द लेटेस्ट एनर्जी। अब इसकी कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन की हीट एनर्जी ले लो, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की हीट एनर्जी ले लो, नो प्लस करने से माइनस कुछ भी करने से ये नहीं आ रहा होता है। आप बोलते हो सर ये कैसे आ गया, इतना तो हमने ना दिया ना इतना निकला, तो इतना आया कैसे? तो इसकी कैलकुलेशन होती है पूरी पंजाब बोर्ड के अंदर। इसका हम लोग बोलते हैं, और किससे होती है? बॉर्न हेबर साइकिल से। तो बॉर्न हेबर साइकिल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इससे हमें जो आयनिक बॉन्ड बन रहे होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड बनते हुए जो लेटिस एनर्जी खारिज होती है, लेटिस एनर्जी खारिज होती है क्रिस्टल लेटिस के बनने के बाद, वो बॉर्न हेबर साइकिल से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है ये हमारा मसला नहीं है, बस हमें यह पता है कि लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है तो बॉर्न हेबर साइकिल चाहिए होगा, ठीक है। और ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर पेश किया था। कैसे करना है ये दोबारा से आपको उसके लिए इंटर करना पड़ेगा पंजाब बोर्ड से, तो पढ़ेंगे क्योंकि वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, एप्टीट्यूड में नहीं आता। क्लियर है? समझ में आया? बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? बेस्ट एप्लीकेशन है हेस लॉ की। ये बोलता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी हमेशा 0 होता है, और इससे क्या कैलकुलेट करते हैं? हमेशा लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, वो चाहे NaCl का कोई भी कंपाउंड। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 9th क्लास की डेफिनेशन है ये। बेटा न्यूट्रलाइजेशन कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है, हीट निकलेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जितनी भी हीट निकलती है वो हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व
व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब आपको पता है कि HCl ले लिया, NaOH ले लिया, बन गया NaCl प्लस वाटर है बच्चों ये न्यूट्रलाइजेशन। अब डेल्टा H इसका नेगेटिव निकलेगा बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये जो डेल्टा H आएगा दिस विल बी द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। H के नीचे छोटा सा n बना देते हैं, स्टैंडर्ड करना है तो सर्कल भी बना दें। डेल्टा H के नीचे छोटा सा n बना दिया तो दैट विल बी एंथैल्पी या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये कब कैलकुलेट किया जाता है? जब 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, जब 1 मोल पानी बनेगा तो उस सूरत में जितना भी हीट एनर्जी रिलीज होगा वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन हो रहा है हमेशा सेम वैल्यू आएगी। कोई भी एसिड कोई भी बेस से मिल जाए और वो सेम वैल्यू रट्टा मार लें, -57.4 किलो जूल पर मोल। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा, रीज़न भी बता दूंगा क्यों होता है ऐसा। देखो HCl प्लस NaOH ये बना, ऊपर मैंने लिखा है NaCl प्लस H2O। इसके लिए डेल्टा H नॉट N आ गया हमारे पास माइनस का 57.4 किलो जूल पर मोल। एक और देखो दूसरा ले लेते हैं कि HCl के बजाय हम ले लेते हैं H2SO4 या HNO3 ले लेते हैं, प्लस KOH ले लेते हैं। ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा सॉल्ट में, सॉल्ट पीटर, और साथ में बनेगा वाटर। इसके लिए कितना आएगा? बच्चे बोलते सर ऐसा क्यों, सब में सेम क्यों आ रहा है? तो क्या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब कैलकुलेट कर रहे हैं? जब 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। तो इसके अंदर भी 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर भी 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा, इसके लिए एनर्जी तो सेम ही आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो यहाँ पर हम Na और Cl का कोई काम नहीं है, H और OH का काम है। तो हर एसिड हर बेस में H और OH तो हो गए, तो वो मिलकर वाटर तो बनाए गए। इसलिए सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो एंथैल्पी चेंज जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो -57.4 किलो जूल पर मोल ही आता है। कोई पूछे क्यों? बिकॉज वाटर की फॉर्मेशन हो रही होती है 1 मोल, दैट्स वाई सब में हो रही होती है। वीक लेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि H+ पूरा निकल जाए। वीक में आपको पता है थोड़ा सा H+ छोड़ देगा, ये थोड़ा सा ये OH नेगेटिव छोड़ देगा, तो फिर उस सूरत में वैल्यू चेंज आ रही होती है। आपसे एप्टीट्यूड में पूछेंगे MD कैट के अंदर तो बस यही पूछेंगे कि बताएं कितनी वैल्यू होती है, तो 57.4 होती है, -57.4। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन या हीट ऑफ कंबस्टन, मतलब जब कोई चीज़ जल रही है तो एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो उसके लिए वैल्यू डेल्टा H की हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अच्छा, इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है? इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर किसे कहते हैं? कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, आपने सेकेंड ईयर फिजिक्स में शायद इस्तेमाल किया हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर। पता नहीं प्रैक्टिकल किया नहीं किया, आई डोंट नो, हो नहीं हुआ होगा। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हीट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वेरी गुड। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर थर्मोमीटर से कैलकुलेट होता है। हीट हम कैलकुलेट करते हैं किससे? कैलोरीमीटर से। अब कैलोरीमीटर बहुत तरह के हमारे पास होता है। एक हमारे पास होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें धमाका ब्लास्ट करना होता है, ये जलाना होता है किसी चीज़ को। तो इस तरह का होता है हमारे पास एक कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, एयर टाइट होता है, तो उसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख कर क्या करते हैं? इसको जलाते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होती है। इस जो छोटा सा बॉक्स है ना, इसको कहते हैं बॉम्ब। ये बॉम्ब इसलिए कहते हैं इसके अंदर कंबस्टन कराया जा रहा होता है। इससे फिर हम क्या करते हैं? हीट ऑफ कंबस्टन को कैलकुलेट करते हैं कि जब कोई चीज़ जली है तो कितनी हीट एनर्जी निकली है। तो इसको हमेशा याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा एक्सोथर्मिक होगा कंबस्टन। और उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम कैलकुलेट करेंगे, और इसमें वॉल्यूम कैसा रहता है? हमेशा कांस्टेंट। तभी हम ये बॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, चूँकि ये बिल्कुल टाइट होता है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हो रहा होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बॉम्ब कैलोरीमीटर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट करता है। अच्छा, एक और चीज़ है, ज़रा समझना, ये भी उसके अंदर है, मतलब पंजाब बोर्ड के अंदर है, मैंने शायद स्लाइड डाला नहीं है इसका। एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन एटोमाइजेशन किससे कहते हैं? इसकी भी एंथैल्पी होती है, और ये हमेशा हमेशा कैसा होता है बच्चों पता है? एंडोथर्मिक होता है। एटोमाइजेशन किसे कहते हैं? अगर कोई मेटल है, कोई सब्सटेंस है सॉलिड में,
अगर आप उसको हीट देकर कन्वर्ट कर दो गैस में, किसी भी सॉलिड को आप हीट देकर गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी भी मेटल को, किसी भी एटम को, वो जो सॉलिड में है, आप उसको हीट दे रहे हो और वो गैस बन जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्योंकि और ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, जैसे कंबस्टन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि हमेशा सॉलिड को गैस बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, सॉलिड बच्चों, सोडियम जो है ना, मेटल, दो तरह से गैस बन रहा होता है, ये भी ज़रा देखना है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। एक और ज़रा देखो, रेड स्पॉट में आएगा MCQs, तो वहाँ पर थोड़ा सा फंस जाओगे, अभी देख लो, वरना वहाँ बताना पड़ेगा मुझे। तो रेड स्पॉट में एटोमाइजेशन का काफ़ी सवाल आपको मिलेगा, ए लेवल्स में पूछा जाता है। देखो सोडियम है सॉलिड, ऐसा भी हो सकता है, देखो Na+1 बना गैस में और प्लस, याद रखो ये एटोमाइजेशन नहीं है, फिर ये क्या चीज़ है? यस, वेल डन, कौन बोला? यस यस, दिस इज आयोनाइजेशन। यस, बात इज राइट, दिस इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक ही होगा ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल देना पड़ेगा तभी जाकर ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पर लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, एटोमाइजेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो रहा होता, सॉलिड डायरेक्ट गैस बन रहा होता है, तो उसको उसमें हम कहते हैं एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन अलग चीज़ है, आयोनाइजेशन अलग चीज़ है, तो डिफरेंस ज़रा इसमें देख लें। है दोनों एंडोथर्मिक, इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं सिर्फ मेटल से, और से पूरे के पूरे सब्सटेंस को सॉलिड से गैस बना रहे होते हैं। एटोमाइजेशन, तो ये जो हीट निकलेगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। MCQs हैं। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं? देखो स्पॉट बहुत सिंपल है, लॉजिकल वे पर समझना है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो विदाउट एनी एनर्जी, थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए एनर्जी दे दो, उसके बाद अपने आप रिएक्शन चलता रहे, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एड फॉर कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं जिनको एनर्जी नहीं चाहिए होती है कंप्लीट होने के लिए। फॉर द स्टार्ट दे मे नीड एनर्जी, लेकिन शुरू करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कंबस्टन, ज़रा समझो, बाइक में जो पेट्रोल जल रहा होता है उसको एनर्जी नहीं चाहिए, वो अपने आप जल रहा होता है, पेट्रोल अपने आप जल रहा होता है, कंबस्टन होती है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, जो किक लगा कर देते हैं। स्पार्क प्लग से एक चिंगारी निकलती है, हल्की सी एनर्जी मिली, अब जो स्टार्ट हो गया वो चलता रहेगा जब तक पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। ऐसा ही है। या माचिस की तीली, माचिस जलाना है, माचिस डायरेक्ट नहीं जलेगा, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़े, रगड़ के थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, अब जब वो जल गया तो वो माचिस जलता ही रहेगा। तो कंबस्टन रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस है। जिनको कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन, जिन एनर्जी की नीड नहीं है, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़े। द रिएक्टेंट रिलीजेस एनर्जी इन दिस रिएक्शन। और इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, और दे अकर इन नेचर, और नेचर में सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही बाकी होते हैं। नेचर में जितने भी रिएक्शन आपको दिखते हैं ना, वो सारे स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप चल रहे हैं, आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। सूरज जो है वो रोशनी दे रहा है, जो ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ये सारे स्पॉन्टेनियस है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। दे कैन नॉट बी रिवर्स। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। कंबस्टन है, माचिस की तीली जला दी, अब वापस उससे लकड़ी हासिल नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियस सारे रिवर्स नहीं हो पाते। एवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना भाई? आपने रख दिया एक गिलास पानी, अपने आप एवापोरेट होता रहेगा, वो आपको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या बॉइलिंग स्पॉन्टेनियस है वाटर के लिए? बॉइलिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है, जैसे आप रोकोगे बॉइलिंग रुक जाएगी। वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल, पानी मतलब डाउन द हिल तो छोड़ो, ऊपर टैंकी में पानी मौजूद है, नीचे टैंकी पे लेकर आना है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? डायरेक्ट पाइप जोड़ दो, आते रहेगा, लेकिन नीचे वाली टैंकी से टावर टैंकी में पानी चढ़ाना है, स्पॉन्टेनियस को नॉन स्पॉन्टेनियस? अब नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जैसे मोटर बंद करोगे तो पानी रुक जाएगा, ऊपर नहीं जा सकेगा। एनर्जी आखिरी दम तक देनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन एक स्पॉन्टेनियस है, एसिड बेस मिला दिया बस, उसके बाद वो चलते चलते सॉल्ट खुद ही बनाएगा। इस तरह कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट कॉपर बनाएगा, स्पॉन्टेनियस है, खुद ही रिएक्शन आगे चलेगा। बर्निंग ऑफ कोयल, कोयला जब जलता है, लकड़ी जब जलती है, स्पॉन्टेनियस है। एक बार आपने जला दी तो वो जलती ही चली जाएगी, जब तक कि एक्सटर्नल कोई हवा वगैरह ज़्यादा तेज़ ना चले, वो चलती रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ ना चले, वरना तो हल्के चले तो फ़ायदा ही उसका है उसमें। क्लियर है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जो अपने आप चलते रहते हैं, बस स्टार्ट करने के लिए स्पार्क चाहिए होता है, इग्निशन चाहिए होती है, फाइनली उसके बाद चलते रहते हैं। क्लियर है? इस बस एसिड बेस मिला देते हैं,
बस वो बिल्कुल स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ती, एसिड बेस में ला दिया भाई डायरेक्टली रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होते हैं सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऐसे ही है ना, सारे एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होंगे, कंबस्टन। समझ में आ गई बात सबको ये वाली? इसका उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा भाई, जब तक रिएक्शन चल रहा है तब तक एनर्जी देनी पड़ेगी। वाटर पंपिंग अप द हिल, पानी नीचे वाले टंकी से टावर टंकी तक पहुंचाना है, हर वक्त एनर्जी देनी पड़ेगी। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में जब हम कुछ चीज़ें ठंडा करते हैं, इस नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब तक एनर्जी मिली ठंडा रहेगा, लाइट चले गए उसके बाद रुक जाएगा प्रोसेस, ठंडा कर रहेगा। हेबर बोश प्रोसेस, यहाँ पर कह रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है, तो इसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है। हीट एनर्जी, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तब जाकर रिएक्शन, जैसे ही आप उसको रोकोगे रिएक्शन बैक हो जाता है। ऐसा ही है रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं सारे, है ना, जैसे ही रोकोगे आप वैसे रिएक्शन बैक आ जाएगा। बताया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हर वक्त आपको कंटिन्यूस सप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे ही सप्लाई रोकोगे रिएक्शन बैक हो जाएगा। तो 24 घंटे चल रहे होते हैं ऐसे प्लांट। सल्फ्यूरिक एसिड, आई थिंक इमाम कॉलोनी कैंपस में मैंने कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं पढ़ाया था, रहमत चौक कैंपस में पढ़ाया था, तो उसमें बताया होगा कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें। इसमें भी चैप्टर 4 इंशाल्लाह करेंगे तो मैं दोबारा बता दूँगा, सेकंड ईयर का। क्लियर है बच्चों? स्पॉन्टेनियस और अनस्पॉन्टेनियस क्या फ़र्क है? तो मसला MCQs करें, ठीक है। पंजाब बोर्ड के MCQ से स्टार्ट लेते हैं। In an endothermic reaction is allowed to take place very rapidly in the air. The temperature of the surrounding air dash. अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें बाहर के सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज का डिक्रीज? डिक्रीज होगा हमेशा, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट ट्रांसफर हो जाएगा। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द एंडोथर्मिक में हीट कंटेंट प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से, बोथ एंड भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल होती है। प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है तभी हीट देनी पड़ती है, अभी बताया था शुरू में। नेक्स्ट, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? 4.184 जूल। द चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डैश। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज कहते हैं उसको, ये ऑप्शन। चेंज इन हीट कंटेंट में फंसा रहे हैं आपको, असल में चेंज इन एंथैल्पी कह रहे हैं। हीट कंटेंट हम H को ही कहते हैं ना, तो डेल्टा H कहलाएगा, फिर डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी। समझ में गए चारों? तो मसला किसी भी MCQs में क्लियर है। नेक्स्ट है, पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन से स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कार्ड देते हैं उसको। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। सही, परफेक्ट बात है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ। ये सही बात है, ये आपने हमने पढ़ा होगा, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में जब आप कार्नोट साइकिल पढ़ रहे होते तो चौथा साइकिल होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हम बताते हैं कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्नोट साइकिल पे ये देख रहे होते हैं ना, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट हीट प्रोसेस। 4 होता है ना, कार्नोट साइकिल, सेकेंडरी फिजिक्स, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में क्या होता है कि आपका जो हीट कांस्टेंट हो जाता है, तो उसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो जाता है। वो ये फिजिक्स में ही डिटेल में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इज पॉसिबल। मतलब मैकेनिकल वर्क जब हम कहीं करना है तो बिना हीट सप्लाई किए हुए भी मैकेनिकल वर्क हो सकता है, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं हो सकता। बाइक चलानी है तो कंटिन्यूस हीट देनी पड़ेगी। जहाँ बाइक में गैसोलीन जलना बंद हुआ बाइक रुक जाएगी, थोड़ा सा आगे चलेगी जो उसका इनर्शिया है, लेकिन रुक जाएगी आगे जाकर। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं कि बाइक का वो भी नहीं चल रहा, हाँ बराबर ढलान से आ रहे हैं सर, वो नीचे से ढलान नहीं, अगर स्प्रेड चला रहे हो तो जब तक इंजन में मतलब कि फ्यूल जलना बंद हो गया रुक जाएगा। सेकंड लॉ भी तो यही कहता है, सिंक और हीट वो सोर्स वाला मसला जो आता है। अच्छा, कुछ जगहों पर मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह के अंदर के कुछ तरह की मशीन बनाए हुए हैं जिसको परपेचुअल मोशन मशीन कह रहे हैं, अगर कंटिन्यूस चल रही है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट मैकेनिकल वर्क डन। तो ये गलत होता है, वो फेक होता है। आपने ऐसा यूट्यूब पे देखा होगा कि भाई खुद ब खुद चल रही है मशीन, एक बार थोड़ा सा हीट दे दिया चले जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। यह थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ है।
ऐसा हो तो फिर एनर्जी क्राइसिस दुनिया से ख़त्म हो जाए कि एक बार पावर प्लांट ऑन कर दो, अब क़यामत तक चलता रहेगा। फ्यूल हर किसी को चाहिए, बिना फ्यूल के कोई भी प्लांट रन नहीं होता, ऐसी बात है ना। तो ये आखिरी वाला गलत है कि कंटिन्यूस मैकेनिकल वर्क पॉसिबल ही नहीं है विदाउट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट। इतनी अगर इंजीनियर बनने वाले बच्चे तो इतना माइंड सबका चलता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं चल रहा तो मतलब इंजीनियर कैसे बन रहे हो, फिर एप्टीट्यूड के देना है आपको, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जनरल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन प्रोसेस दिस हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर इक्विवेलेंट टू, अच्छा इसको याद करना पड़ेगा, क्यूपी और केसी का रिलेशन हमारे, क्यूपी और क्यूवी का रिलेशन हमारे पास सिन पैड में नहीं है। याद रखना है कि क्यूपी हमेशा बड़ा होता है क्यूवी से। तो कांस्टेंट हीट पर जो हीट, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट देते हैं वो हमेशा ज़्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट के। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन ये पूरी एंथैल्पी चेंज कर रहा होता है, इसलिए क्यूपी हमेशा ज़्यादा होता है क्यूवी से। ये हमारे सिन बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्यूपी इज़ ग्रेटर देन क्यूवी, सी खुद ही निशान लगा लेना, लिख लो कहीं पे भी अगर आ जाए तो। फॉर द रिएक्शन दिस द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड, बड़ा आसान है, ये रिएक्शन हो रहा है, क्या है ये, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बताया था अभी, ओके। द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन वन और सेवरल स्टेप, इज नोन एज, कौन सा लॉ है, हेस्ट लॉ है। डायरेक्ट करो इनडायरेक्ट करो, हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम आएगा। सी, सारे समझ में आ जाए, क्लियर है, ओके गुड। 9th MCQs है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ द सेम वैल्यू, बिकॉज क्यों सेम होती है, न्यूट्रलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर आयनिक सब्सटेंस, acid always give rise to H plus ion and base always furnish OH negative ion. The net chemical change involves the combination of H plus and OH ion to form water. डी ऑप्शन करेक्ट है, तभी सेम आ रहा है ना सब में। अभी वैल्यू बताई थी -57, तो वो आ रही होती, तो सब में H प्लस और OH मिलकर वाटर बन रहा होता है। दैट्स वाई हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर, सारे पंजाब बोर्ड के 9 के 9 MCQ समझ में आ गए बुक के। मतलब अगर आप MCQ सॉल्व कर लिए ना बच्चे, तो आपको बुक पढ़ने की नीड नहीं है, मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पंजाब बोर्ड के बुक को लाइन करो, क्योंकि MCQs हो गए, मतलब उसका कंटेंट भी आपको आ गया है, सही है। अब जो कंटेंट बचा होगा वो सारा वही होगा जो सिंध बोर्ड में भी है, उसका मतलब ये। तो आप सिंध बोर्ड कंप्लीट पढ़ लें इस तरह से। नेक्स्ट है फेडरल बोर्ड के MCQs हैं, यहाँ पे फेडरल के भी देख लें। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस है जीरो वैल्यू फॉर देयर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्यों, रीज़न बता रहे हैं, आंसर तो लगा हुआ है, एलिमेंट है कि दैट्स वाई, अभी बताया था ओजोन का। 1 कैलोरी इक्विवेलेंट टू, सिंपल है, अभी तो आया। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोबारा से डी हो गया, पंजाब बोर्ड के छाप दिए यहाँ पे दोबारा। टोटल लास्ट है, 4th है, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड डैश, एंथैल्पी होता है टोटल हीट कंटेंट, ठीक है। तो 4 MCQs हो गए इसके। फर्दर हीट ऑफ डैश ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, कौन सा हीट हमेशा नेगेटिव, फॉर्मेशन, कंबस्टन, डिकम्पोजिशन, सॉल्यूशन। कंबस्टन हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है हमेशा। अ बलून फिल्ड विथ ऑक्सीजन इज प्लेस इन अ फ्रीजर आइडेंटिफाई सिस्टम, कह रहे हैं एक बलून है, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस फिल कर दिया, उसको फ्रीज़र में डाल दिया है, बताओ सिस्टम क्या है, बलून, ऑक्सीजन, फ्रीज़र या ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जो सब्सटेंस अंदर मौजूद है ना वो बलून क्या है, फिर बलून बाउंड्री है, और फ्रीज़र क्या है, सराउंडिंग हो गया उसके लिए, ठीक है। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड इन कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, बोथ एंड भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। बॉम्ब कैलोमीटर भी बताया था, चूँकि बॉम्ब उसमें यूज़ करते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ डैश, आयनिक सॉलिड्स के ही मालूम कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मेटालिक के नहीं। क्लियर है सारे, इजी है, लेक्चर से ये सुन लिया होगा तो कोई मुश्किल नहीं है ये। Q इज इक्वल टू डेल्टा एच, Q डेल्टा एच के बराबर कब होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर से मुराद, वैसे P इक्वल टू 0 मेरे लिहाज से तो नहीं होता, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब P इक्वल टू 0 तो नहीं होता, क्योंकि डेल्टा P तो होता ही नहीं है। Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम तो 0 होगा डेल्टा V, बट कांस्टेंट प्रेशर पे P 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, जैसे 1 ATM कह लो, 101 300 पास्कल कह लो, वो होगा ना। यहाँ पर गलत ऑप्शन लगा हुआ, नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। क्या फिर बोले, क्या कह रहे हैं,
हाँ, अगर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, अगर हाँ डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो, सही है। एक मिनट, डेल्टा वी भी ज़ीरो, क्यू इक्वल टू डेल्टा एच। क्यू डेल्टा एच के बराबर कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम ज़ीरो थोड़ी ना होगा, वॉल्यूम तो वैसे ही रहेगा जो वॉल्यूम है। तो नॉन ऑफ दीज है यहाँ पर, गलत ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि प्रेशर ज़ीरो नहीं करते हैं, आपको याद होगा, तभी तो वो पूरे एंथैल्पी ड्राइव हो रही होती है। याद नहीं आया लग रहा है, नहीं याद आया किसी को। E2 माइनस E1 प्लस P याद आएगा, V2 माइनस V1, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। Q इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1। QP इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। QP इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस कॉमन लेकर E1 प्लस PV1। E प्लस PV बराबर किसके होते हैं? एंथैल्पी के। H2 माइनस H1 और QP किसके बराबर आ जाते हैं? डेल्टा H के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा प्रेशर को ज़ीरो लिया, ना इसको ज़ीरो लिया, और ना आएगा नहीं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। याद आया आप किसी को डेरिवेशन ये? तो यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो हमेशा डायरेक्ट आंसर नहीं देख लिया करो क्या लिखा हुआ है। मैंने नहीं लगाया ये आंसर, ये जिस बुक से मैंने लिया है, पे कॉपी किया है, वहाँ पे लगा हुआ था पहले से। पुरानी बुक ली थी यार, तो उसमें लिखा हुआ था पहले से, नई बुक के पैसे नहीं थे। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर कार्बन इज इतना, कार्बन की कंबस्टन की एंथैल्पी इतनी है, C प्लस टू CO2, और ये दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 विल बी डैश। कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी? फिर सेम रहेगी, क्योंकि अगर कार्बन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, कार्बन को जलाने से इतना हीट एनर्जी निकला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में भी इतना हीट एनर्जी रिलीज होगा, तो माइनस 393.5। तो याद रखना है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए कार्बन की जो हीट ऑफ कंबस्टन है इस एलिमेंट की, वही कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है। क्योंकि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर जो हीट एनर्जी आ रही है एलिमेंट से, तो वो इतनी ही आ रही है, और एक मोल कार्बन के जलने पर जो हीट एनर्जी निकल रही है वो इतनी निकल रही है। हाँ, नहीं, उसका भी नहीं होगा। कार्बन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन से क्या मुराद है? एक मोल जल रहा है कार्बन, तो कितना रिलीज कर रहा है, तो माइनस में आएगा। ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हो गई। अब यहाँ से देखो, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो कितना हीट एनर्जी चेंज आ रहा है, तो माइनस में ही आएगा ना। वो इतना रिलीज हो रहा है तब जाकर CO2 बन रहा है, तो दोनों माइनस में ही होगा, तो वैल्यू इसलिए माइनस में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम? कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? मैंने बताया था स्टेट फंक्शन क्या है, PVTHE। ये है थर्मल एनर्जी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, नहीं, एंथैल्पी नहीं, इंटरनल एनर्जी नहीं है, क्या हो जाएगा? वर्क डन। वर्क डन जो है स्टेट फंक्शन नहीं होता, जो इनमें से नहीं है, ये स्टेट फंक्शन होता है। फॉर राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ एन एलिमेंट रिक्वायर्ड्स डैश। जब हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? पहला, 1 मोल ऑफ एलिमेंट एज रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एज प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑल सब्सटेंस, बैलेंस इक्वेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। तो देखो बच्चे, यहाँ पर देखो, 1 मोल है रिएक्टेंट का कार्बन, 1 मोल है ऑक्सीजन का, दिख रहा है। स्टैंडर्ड स्टेट भी सबका है, ये सॉलिड में है, ये गैस में है, जो होता है स्टैंडर्ड स्टेट, और ये गैस में बन रहा है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ एलिमेंट के लिए बैलेंस इक्वेशन है। ये सारे रिक्वायरमेंट होती है, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जब भी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मालूम करते हैं, रिएक्टेंट भी 1 मोल होना चाहिए, ऑक्सीजन भी 1 मोल होना चाहिए, और सारे अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट से मुराद कार्बन का गैस सॉलिड स्टैंडर्ड स्टेट है, ऑक्सीजन का गैस स्टैंडर्ड स्टेट है। कन्वर्ट तो हम किसी में भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन कार्बन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है और ऑक्सीजन गैस रहता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, मतलब चारों। बैलेंस इक्वेशन नेसेसरी है तो 4th, ABCD चारों करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कंबस्टन के लिए हवाले से पंजाब बोर्ड से टोटल है, ये सिंध बोर्ड में इसका कोई तस्करा नहीं। बोलो बच्चे, क्या? नहीं, फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मोल के लिए। 2 मोल से हो जाता है, बट फिर हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट आ रहा है तो उसका डायरेक्ट सब में ज़रूरी नहीं कि आ जाए, आपको कैलकुलेट थोड़ी ना करना है। अच्छा ठीक है, सारे हो गए। यहाँ पर पास पेपर देख लेते हैं। पास पेपर में क्या पूछा गया? थोड़ा सा ब्लर होता है, ब्लर है, कोई मसला थोड़ी ना। अच्छा है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं दिखेगा तुम लोगों को, इतना क्लियर होगा, डायरेक्ट आंसर दिख रहा हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये 2000 से स्टार्ट हो रहा है। किसकी स्टेटमेंट है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है। ये पास पेपर और MD कट के मुश्किल तरीन टेस्ट जिसको कहा जाता है कराची का। 2000 का है, तो आगे भी देख लें, 2018 में देख लें क्या तीर मारा। एट व्हाट टेम्परेचर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस आर मेजर्ड इन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज
किस टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। तो कितना 273 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 273 हो रहा है या 298 केल्विन लिखा हुआ भी है। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड एक्टिवेशन, काइनेटिक, केमिकल। अच्छा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया इन्होंने, थर्मोकेमिस्ट्री होना चाहिए था ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? केमिकल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, चैप्टर 8 नहीं पढ़ा ना, चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स वहाँ आएगा। 8 इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मैं आपको लास्ट में 1-2 लेक्चर में। 8 मुझे पढ़ाना है, 8 सबसे मस्त चैप्टर है पूरे फर्स्ट ईयर का, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ाना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। थोड़ा देखता हूँ जब उसका मूड बनेगा तो बनाऊँगा उसको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 30 अगस्त से पहले करना ही है उसको, है चैप्टर 8 को, वरना फंस जाओगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड डैश, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर है। विच स्टेटमेंट इज कंसर्निंग एनर्जी चेंज इज फॉल्स, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग एनर्जी चेंज इज फॉल्स, कौन सी बात एनर्जी चेंज के बारे में गलत है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इन अ बैटरी, सही बात है ना, ये गलत हो गया। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सही है। लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मीथेन इज बर्न इन ऑक्सीजन, लाइट तो रोशनी भी तो निकलेगी, हीट और लाइट। हर घर पे चूल्हा जलाया है, रोशनी निकलती है, तो चौथा ही सही होगा, मतलब चौथा जो है वो गलत होगा, यकीनन पढ़ लेते हैं। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम का पानी से रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होता है ना रिएक्शन, Na+H2O, ब्लास्ट, आग लग जाता है पानी में, इसमें तो भाई एक्सोथर्मिक है, पानी में आग लग जाती है, सोडियम पानी में डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट कंसर्निंग एनर्जी चेंज इज फॉल, अरे दोबारा से रिपीट कर दिया, 2004 में रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड डैश, वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जो डिपेंड करती है अमाउंट पे, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंथैल्पी इज एक्सप्रेशन ऑफ हीट रिएक्शन रेट, हीट कंटेंट हो गया। 2007 हेस लॉ इज स्पेशली अप्लाइड इन द प्रोसेस, जरा समझना है उसको, 2 आंसर सही लगेंगे इसमें आपको। टू फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, सही है। टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये नहीं बताता। टू फाइंड द टोटल हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस वेयर इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। बेस्ट आंसर तीसरा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़रूर बताता है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हेस लॉ के बिना भी बताया जा सकता है, हेस लॉ के बिना भी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को बता सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप पे हो रहा है और कैलकुलेट भी किया जा सकता है अगर उसको, मिसाल के तौर पे, तो वो हेस लॉ के बिना भी बताया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो एक स्टेप पे नहीं बताया जा सकता, डायरेक्ट स्टेप है, बल्कि इनडायरेक्टली ही उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहाँ पर काम आता है हमारे पास हेस लॉ का। बताया था ना, जहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोसेस से डायरेक्ट प्रोसेस की एंथैल्पी को बता देते हैं। तो टू फाइंड द टोटल हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस वेयर इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड, तो बेस्ट ऑप्शन ये है। यकीनन हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम किया जाता है, लेकिन सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए जिनमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकते, तो इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ आ गई बात? जैसे मैंने C+H2 का बताया था, डायरेक्ट नहीं रिएक्शन होता तो इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो बेस्ट आंसर था BCQs, उसको हम कहते हैं बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। तो 2 आंसर करेक्ट हैं, बेस्ट आंसर लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2008 का सवाल है ये, देखना है। द हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डैश, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देंगे आप वो किसके बराबर होती है? एक्सटर्नल प्रेशर, एनर्जी चेंज, इंटरनल प्रेशर, ऑल ऑफ दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई के बराबर होती है। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर डैश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होते हैं? अनस्टेबल, समटाइम्स स्टेबल एंड समटाइम अनस्टेबल। क्यों स्टेबल होते हैं? हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो सब्सटेंस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन स्टेबल करेक्ट आंसर। 2009 का सवाल है, देखें MBBS में कौन सा सवाल पूछा गया। देखो NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। NH4Cl को डाला जा रहा है वाटर में, पानी में। तो ये जो रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। मतलब NH4Cl हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर डिजॉल्व होता है वाटर में।
ठीक है, याद रखना है। तो हीट किससे लेगा? ये वाटर से हीट ले रहा होगा। तो वाटर का टेम्परेचर कैसा होगा? डाउन होगा। जब तक सॉल्युबल होता रहेगा डाउन होता रहेगा। जब सॉल्युबल कंप्लीट हो जाएगा तो वाटर का टेम्परेचर दोबारा रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। शुरू में वाटर था रूम टेम्परेचर पे, मिसाल के तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे जैसे सॉल्युबल होता रहेगा तो NH4Cl एनर्जी लेता रहेगा उससे। जब पूरा सॉल्युबल हो जाएगा तो दोबारा से वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ बने हुआ अलग अलग। देखो ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, दिस इज़ रूम टेम्परेचर, और ऐसे ये ग्राफ ये बना हुआ है, दिस इज़ टाइम, दिस इज़ रूम टेम्परेचर। ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, दिस इज़ टाइम, ये रूम टेम्परेचर। ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। तो देखो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट किस वजह से है कि स्टार्ट में क्या हुआ कि ये वाटर का टेम्परेचर है, देखना है वाटर का टेम्परेचर है। जैसे ही जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हुआ, वाटर का टेम्परेचर डाउन हुआ, चूँकि वाटर से हीट एनर्जी जा रही है वो ट्रांसफर किस में? अमोनियम क्लोराइड पे। यहाँ तक ये सॉलिबिलिटी चल रही है। जब फाइनल सॉलिबिलिटी जब एंड हो गई तो दोबारा से वाटर अपने रूम टेम्परेचर पे पहुँच गया। तो ये इन चारों में से जो हमारे पास जो करेक्ट ग्राफ आएगा, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। कह रहे हैं कि विच 2014 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गलत है, जो गलत स्टेटमेंट बताना है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व्ड, ये सही है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही है। इन द इट इज़ द नेम ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही गलत होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, नहीं कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादातर आखिरी वाला सही हो रहा था इस तरह के स्टेटमेंट में। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ। जितने भी सवाल किए अब तक हमने आखिरी वाले गलत दिखे। मैंने तकरीबन 15-20 सवाल ऐसे कराए आपको, सब में आखिरी में ऐसे ही आ रहा होता। नेक्स्ट है इन दोज रिएक्शंस वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट, देन एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय कौन से लॉ से हम मालूम करते हैं? हेस लॉ से करते हैं सिंपल। जहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है वहाँ हेस लॉ लगा देते हैं। ये तो अभी इससे पहले आ चुका है। 2017 के MCQs चेक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। कौन सी एंथैल्पी वैल्यू? देखो प्रोडक्ट स्टेबल कब होगा? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जब एंडोथर्मिक होता है तब प्रोडक्ट जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी प्लस में, उतनी ज़्यादा लीस्ट स्टेबल आ जाएगा। तो प्लस देखो ये माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस में दो वैल्यू 21.4 64.8। अच्छा अगर आपसे पूछते हैं कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है तो फिर माइनस को 231 भी हो जाता, ठीक 231। 2018 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ आपको बताऊंगा, डेंसिटी इंटेंसिव है, प्रेशर भी इंटेंसिव है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव है। अच्छा ये कुछ लिखा हुआ है तो बच गया भाई, होगा आंसर गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है ये शायद मैंने आपको बताया नहीं है ना, लिस्ट में लिखाया था। देखो गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना वो हमारे इसमें फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में होता है। डेल्टा जी से इसको शो करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। यह बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर, और डेल्टा एस हमारे पास होता है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो अब इसको डायरेक्टली बस इतना याद रख लेना है, चूँकि इसका फॉर्मूला ये है, और एंथैल्पी चेंज भी एक्सटेंसिव है और एंट्रोपी चेंज भी एक्सटेंसिव है, तो हमारे पास जो डेल्टा जी आएगा वो भी एक्सटेंसिव ही होगा। क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो सारी एक्सटेंसिव हैं, तो इसका ओवरऑल आंसर भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने गिब्स फ्री एनर्जी का, ये हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, ठीक। तो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच एंथैल्पी टेम्परेचर, और ये एंट्रोपी। क्या लिखा हुआ है? इफ द matter in a given system at a given condition is divided into two equal parts, the value of the extensive property will become dash। बट मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ कि अगर हम एक अमाउंट को हाफ कर देंगे तो उसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी?
हाफ हो जाएगी, एक्सटेंसिव भी, इंटेंसिव में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। द मेजरमेंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब एट और गिवन आउट इन अ केमिकल रिएक्शन इज रिफर्ड। कितना हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुआ, रिलीज हुआ, इसको किससे शो करते हैं? एंथैल्पी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मोकेमिस्ट्री, हीट ऑफ फॉर्मेशन। कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ, उसको किससे शो किया जाता है? एंथैल्पी से शो नहीं होता। एंथैल्पी तो हीट कंटेंट है, चेंज इन एंथैल्पी होता है, चेंज इन एंथैल्पी तो नहीं है कहीं पर भी, तो उसको यहाँ पर आंसर इसका डी हो जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम कैलकुलेशन करते हैं हीट की, वरना इसका आंसर होना चाहिए परफेक्ट आंसर चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच, वो थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, पीछे करो हाँ, गिवन आउट या गिवन आउट हो या एब्जॉर्ब हो, दोनों है ना, एब्जॉर्ब एवॉल्व दोनों हो सकता है ना। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। चलो स्टार्ट करते हैं, रेड स्पॉट के एमसीक्यूज हैं, थोड़ा मज़ा भी आया यार, वो बड़े बोरिंग एमसीक्यूज हैं पीछे जो है। विच क्लास ऑफ रिएक्शन ऑलवेज हैज़ एन एंडोथर्मिक एंथैल्पी चेंज, कौन सा हमेशा एंडोथर्मिक होगा? अभी मैंने बताया था एटोमाइजेशन, इसमें हमेशा हीट देनी पड़ेगी जिसमें सॉलिड से गैस बनेगा एटम। सेकंड, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन, कौन सा एनर्जी चेंज एटोमाइजेशन शो कर रहा है? देखो सॉलिड से गैस बनना है सभी में ही, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो है। याद रखना है कि इसमें हम एलिमेंटल स्टेट में जो है हम चीज़ों को ले रहे होते हैं, तो एलिमेंटल स्टेट में 1 मोल हम ले रहे होते हैं, तो 1 मोल हमारे पास यहाँ पर इसमें आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 मोल ऑफ हमेशा एलिमेंट लिया जाता है, यहाँ पर हाफ मोल है, गलत हो गया, तो वह ए और बी में मसला हो सकता है आपको, यहाँ बी करेक्ट है, तो क्या 1 मोल लिया जाता है एटोमाइजेशन। Which of one of the following equations does the enthalpy change represent the lattice energy of sodium chloride? किस में लेटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड के यहाँ पर शो हो रही है? Na+Cl NaCl बन रहा होता है और गैसीय साइंस होता है। देखो Na+ सॉलिड गैस नहीं हो सकता, गैस गैस ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये भी पॉसिबल है। अब देखते हैं, यहाँ आइंस नहीं आ रहे हैं, कैटाइन एनाइन से बनते हैं, न्यूट्रल एटम है तो कट गया, कैटाइन एनाइन है, NaCl बन रहा है, बट NaCl गैस में नहीं बनेगा, सॉलिड में बनना चाहिए, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Na+ गैसियस, Cl- गैसियस और NaCl सॉलिड बना, क्रिस्टल की फॉर्मेशन हुई, तो लेटेस्ट एनर्जी -788 किलो जूल पर मोल आ जाता है उसमें। समझ में आया सी क्यों कटा, सी क्यों नहीं है? सिर्फ इस डी की वजह से, क्योंकि हमेशा NaCl सॉलिड स्टेट में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, हीट देना पड़ेगा? द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम की कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन उड़ना नहीं कहते हैं, जब स्टीम वाटर बन रहा होता है तो क्या होता है, हीट लॉस हो रही होती है तभी वाटर बनता है वो, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। बारिश भी इसी तरह से होती है, कंडेंसेशन से होती है ना, गैस का लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन है, तो टेम्परेचर कम होता है तो गैस लिक्विड बनती है, तो एक्सोथर्मिक हो गया, हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देखो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस ये हमारे पास यहाँ पर एंडोथर्मिक होता है। क्यों? एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी देनी पड़े। अब ए लेवल्स की बुक में ये लिखा हुआ होता है कि एनर्जी कोई भी देनी पड़े वो एंडोथर्मिक है, वो सिर्फ हीट एनर्जी नहीं हो सकती, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, अगर हम उसको भी दे रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो एनर्जी दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए बैटरी के थ्रू, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक हो गया। और देखो द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी जब जम जाता है बर्फ़ बनता है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है तभी वो बर्फ़ बनता है। Ca+2H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये एक्सोथर्मिक है, चूना जो बना रहे होते हैं, हीट अप पूरा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिर्फ हमारे पास बी ऑप्शन एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं एंडोथर्मिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या इन्वॉल्व होता है जब एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में? द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन,
द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम, द इंटरमीडिएट्स इन द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। भाई एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मालूम करना होता है तो फॉर्मूला क्या है इसका, H2 माइनस H1। फाइनल और इनिशियल स्टेट को देख रहे होता है ना बस, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डेल्टा एच इसी तरह से आता है, एंडो का चाहे एक्सो का, दोनों कैसे ही आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली डिफाइंस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा इक्वेशन आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन शो कर रहा है? इससे पहले के सवाल देखो, ऑप्शंस देखो। हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, 1 2 3 4। कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहली बात तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो C+O CO, ये इसलिए नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन की जो अपनी स्टेट होती है डायटोमिक होती है, स्टैंडर्ड स्टेट, गलत हो गया। ये क्यों नहीं हो सकता, कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एलिमेंट्स हमेशा होंगे, गलत हो गया। ये क्यों नहीं हो सकता, कार्बन गैस ऑक्सीजन गैस, कार्बन की गैस जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो सॉलिड होता है। अब यही हुआ, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये है हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन। उसमें क्या है कि तमाम एलिमेंट्स से मिलकर बन रहा है और हर एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट पर मौजूद है, जिस स्टेट पे होता है। बाकी सब इसलिए गलत हो गए। और मैं कैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ परफेक्ट आ रही है कि जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा अपने एलिमेंट से तो उसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एनर्जी लाइकली टू हैव द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। यार इसको छोड़ दो, काम नहीं, इसके लिए वैल्यू आएगी। आई थिंक कितने और हैं, अच्छा असल में लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेशन आती नहीं है, इसके लिए वो बॉन्ड हैबर साइकिल देखना पड़ता है, तो वो ना वक्त है ना ज़रूरत है। विच स्टेटमेंट अबाउट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। मतलब क्या चीज़ सही है, करेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के एंथैल्पी चेंज के बारे में। इट इज़ इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। यह तक पीछे आ चुका है, यही है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर किसकी होगा, इस कार्बन की हीट ऑफ कंबस्टन के। ये ऑप्शन ही करेक्ट है। इससे पहले शायद ये किसी फेडरल बोर्ड वगैरह में MCQs आया था, उसमें बताया था मैंने, तो यही करेक्ट हो गया। वाई डज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। कह रहे हैं कि बताएं ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, सारे। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू देख रहे हो, बट ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इसकी क्या वजह है? अ टेट्राहेड्रल कन्फिग्रेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन अ प्लेनर वन। जबकि डायमंड हैज़ ओनली स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स whereas graphite has both covalent bond and van der Waals forces. Graphite has delocalized electron. The change from diamond to graphite has a high activation energy. देखिए यहाँ पर इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो है तो एक्सोथर्मिक चेंज तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन डायमंड ग्रेफाइट में इतने आराम से कन्वर्ट नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, और हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से इसको हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है स्पॉन्टेनियस वेपर, तब जाकर डायमंड ग्रेफाइट बनता है। और ग्रेफाइट का वजह ये है कि ग्रेफाइट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। मैंने बताया था कार्बन की सबसे स्टेबल एलोट्रोप ग्रेफाइट है, इसलिए ग्रेफाइट को अगर आपको बनाना होगा ना तो आपको हीट एनर्जी यहाँ से आपको नॉन स्पॉन्टेनियस वेपर आपको देनी पड़ेगी डायमंड से ग्रेफाइट में। तो ये थोड़ा सा टिपिकल MCQs था। ये टोटल A लेवल्स का MCQs है, ना ये पंजाब बोर्ड में था, ना फेडरल में था, ना ये सिंध में था। ये वही सेम हो गया ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्वाइप हो गया, तो ज़्यादा MCQs नहीं डाले मैंने इसके।